नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के पहले हफ्ते में जा सकते हैं उत्तराखंड दौरे पर। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के साथ कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में कर सकते हैं शिरकत। फिलहाल पीएमओ से नहीं है आधिकारिक पुष्टि। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया वर्चुअल संबोधन। 70 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को दिया विधानसभा चुनावों में जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत करने का किया आह्वान। उत्तराखंड के बाड़ाहोती में एक बार फिर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर। सरकार ने कहा, हमें नहीं है कोई जानकारी। राज्य की खुफिया एजेंसियों में मचा हड़कंप। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान। कहा, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएगी सरकार। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रियों की तय संख्या को बताया अपर्याप्त। सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा ने किया ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास। 60 लाख की लागत से लगाए जा रहे प्लांट से 100 बेड को मिल सकेगी ऑक्सीजन। जिला कलेक्टर भी रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस समय उत्तराखंड के हरिद्वार से। आरोपी आनंद गिरी को लेकर सीबीआई पहुंची हरिद्वार। आपको बता दें, बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में अब आनंद गिरी से हो रही है पूछताछ। तो वही आनंद गिरी को सील आश्रम भी ले जा सकती है सीबीआई। कथित वीडियो की बरामदगी के लिए ले जा सकती है उसे आश्रम। आद्या तिवारी और दीप तिवारी को अभी पुलिस लाइन में ही रखा। दोनों आरोपियों से पुलिस लाइन में हो रही है पूछताछ। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे, महंत नरेंद्र गिरी जी की हत्या के मामले में अब सीबीआई भी मैदान में आ चुकी है और हरिद्वार लेके गई है कथित आरोपी आनंद गिरी को। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेके? बिल्कुल अभी 20 सितंबर को जिस तरीके से महान नरेंद्र गिरी की लाश एक फंदे में झूलती हुई मिली थी, लेकिन जब पुलिस आश्रम पहुंचती है उस वक्त महान नरेंद्र गिरी जमीन पर लेटे मिलते हैं और वो मृत पड़े हुए मिलते हैं। शिष्यों से पूछताछ में पता चलता है कि महंत जी ने थोड़ी देर पहले फांसी लगा ली थी और कमरा अंदर से बंद था। जब आवाज नहीं दी गई, दस्तक नहीं हुई, तो फिर फोन किया गया। फोन भी स्विच ऑफ होने पर दरवाजा तोड़ा गया और उसी के बाद से तमाम साधु संत हो, शिष्य हो या फिर विपक्ष पार्टियां सभी इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही थी। हालांकि सीबीआई ने जैसे ही इस मामले में हाथ लगाया, वैसे ही थोड़ी थोड़ी गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती नजर आई। पहला जो क्लू मिला सीबीआई को वो ये मिला कि मृत जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाबा स्वीट का डब्बा जो कि अलवर का था, वो उसका डब्बा और उसका झोला उस कमरे में देखा जा सकता है उस वीडियो में। उसके बाद से ही जब गुत्थी और उलझती गई, तो उसके बाद जब उनका कॉल डिटेल निकाला गया तो 18 नंबर हरिद्वार से मिले, जिससे लगातार 34 बार उस दिन महान नरेंद्र गिरी की बात हुई थी। उसके बाद सुसाइड नोट में, जो 5 पन्नों का सुसाइड नोट था, उसमें 3 आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम आया। उसके बाद से इन तीनों से कड़ी पूछताछ हो रही थी। पूछताछ में कई बातें निकल के आई। एक बात तो ये आई कि जिस दिन महान नरेंद्र गिरी की मौत हुई, उस दिन हरिद्वार का कोई व्यक्ति था जो उनसे मिलने आया था। यह व्यक्ति कौन है, इसकी जानकारी उनके शिष्य भी नहीं दे पा रहे हैं। उसी को लेकर आज सीबीआई आनंद गिरी को
हरिद्वार लेकर पहुंची है। अभी तो थोड़ी देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीबीआई पहुंची और आनंद गिरी को लेकर पहुंची और आश्रम पहुंचने के बाद से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और हरिद्वार पुलिस के साथ आनंद गिरी को लेकर पहुंची सीबीआई टीम। आनंद गिरी के आश्रम में 6 गवाह गाड़ियों से पहुंची थी। 5 मिनट आश्रम के बाहर रुकने के बाद गाड़ी में सभी बैठे रहे और इस दौरान आनंद गिरी भी उन सभी सीबीआई अफसर और हरिद्वार पुलिस के साथ गाड़ी में ही मौजूद रहे। 5 मिनट बाद सभी गाड़ियां वापस लौटी, लेकिन हरिद्वार पुलिस मौके पर ही मौजूद रही। थोड़ी देर में फिर से आश्रम वापसी हो सकती है और सीबीआई की टीम अंदर जाके वहां पे पूछताछ भी कर सकती है। हालांकि हरिद्वार में भी आनंद गिरी से पूछताछ हो सकती है। 14 दिनों के रिमांड पर हैं आनंद गिरी, आगा तिवारी और संदीप तिवारी। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में आनंद गिरी का जो आश्रम इस वक्त सील है, वहां पर भी उसको भी लेकर कुछ बात हो सकती है। सुसाइड नोट जिस कथित ऑडियो और वीडियो की बात हुई है, उस वीडियो की बरामदगी के लिए भी हो सकता है कि सील आश्रम में सीबीआई छापामारी करेगी। इसके अलावा जो 2 और आरोपी हैं आगा तिवारी और संदीप तिवारी, वो अभी भी प्रयागराज में पुलिस लाइन में कुछ सीबीआई अफसरों और पुलिस वालों की मौजूदगी में ही अभी भी वहां पे हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। हालांकि देर रात जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पुलिस लाइन में अभी इनसे और कड़ी पूछताछ हो सकती है। हरिद्वार से आनंद गिरी को लेकर पुलिस पहुंची है, सीबीआई टीम पहुंची है। वहां से क्या दस्तावेज मिलते हैं, लेकिन जो 2 बड़ी खबर है वो ये कि मौत वाले दिन हरिद्वार से किसी व्यक्ति का आना और महान नरेंद्र गिरी से गेस्ट रूम में ही उसका 1 घंटे से अधिक मौजूदगी में बात होना और अलवर के वापस स्वीट का क्या है, ये 2 राज जो है, इसमें पुलिस जो है और सीबीआई की टीम उलझती नजर आ रही है। हालांकि कुछ क्लू ऐसे मिले कि हरिद्वार गई ये टीम और आनंद गिरी को भी साथ लेके गई, क्योंकि आनंद तिवारी वो जो बागंबरी मठ में विल के रूप में अगर देखा जाए तो विल में उन्हीं का नाम है और विल में के हिसाब से वही उत्तराधिकारी हैं। लेकिन बड़ी खबर एक और बता दें कि जिस तरीके से उनका नाम बलवीर गिरी, जिनको की सुसाइड नोट में बताया गया है कि ये वही शख्स है जिनको आगे आने वाले समय में उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। हालांकि तमाम साधु संत समाज ने उनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार जरूर किया था, लेकिन बता दें कि 9 दिन से बना सस्पेंस उत्तराधिकारी को लेकर आप जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अभी भी महेंद्र नरेंद्र गिरी की हत्या की एक गुत्थी सुलझाने में ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को अभी और थोड़ी खोज खबर और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। हालांकि अभी पीएमओ से इस दौरे को लेकर जानकारी आना बाकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ जानकारी ये भी आ रही है कि उत्तराखंड में अगले साल क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसीलिए भाजपा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा पीएम मोदी के दौरे से उत्तराखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकती है। वे 7 अक्टूबर को ऋषिकेश में रैली को भी संबोधित करेंगे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़े। बूथ से जुड़े जो कार्य आपको दिए गए हैं उसे आप जल्द से जल्द पूरा करें। आप सब बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है। नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास गतिविधियों को अच्छी तरीके से लागू किया गया है। तो उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर ऋषिकेश और नरेंद्रनगर विधानसभा का कार्यक्रम अलग अलग आयोजित किया गया, जिसमें सभी शक्ति केंद्रों के प्रभारी और संयोजकों सहित जिला स्तर और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम को जोड़ने वाला
ऑल वेदर रोड का बेहतरीन कार्य हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प कार्यकर्ताओं से किया। तो हल्द्वानी के भाजपा संभाग कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया। तो वहीं प्रदर्शनी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल दिखाई दिया। प्रदर्शनी को लेकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल का कार्यकाल काफी ऐतिहासिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मोदी जी के द्वारा किए गए कामों का या उनके द्वारा जो बड़े निर्णय लिए हैं उनका, या जिन बड़े लोगों से उनका बैठकें हुई हैं, उनको लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और सारे कार्यकर्ता यहाँ उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और इससे एक नई ऊर्जा लेकर लोग जा। तो वहीं लंबे इंतजार के बाद 4 धाम यात्रा आखिर खुल चुकी है। तो वहीं 4 धाम के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अभी भी 4 धाम में यात्रियों के जाने पर एक लिमिट लगी हुई है और इसी के तहत बद्रीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में प्रतिदिन 400 यात्री जा सकते हैं। इस लिमिट के लगने की वजह से जहां सीमित संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं, तो सरकार अब इस संख्या को बढ़ाने की गुहार लगाने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन एवं धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए जो लिमिट तय की गई है वो हर दिन कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है, जिसे देखते हुए अब हमने तय किया है कि हम हाईकोर्ट में इस बात को रखेंगे। लोग निराश होकर लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोग निराश होकर लौट रहे हैं। और यात्रा पहले भी कोरोना काल में चली थी, हमने उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया था। कोई भी बीमारी का एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोरोना का कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और निश्चित रूप में हम याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे कि संख्या बढ़ाई जाए। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उत्तराखंडियत को लेकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो उत्तराखंडियत को लेकर अपने भाव प्रकट करते हैं तो उन्हें माता की याद आती है, जिन्होंने उनके लिए बड़े संघर्ष किए। उन्होंने कहा कि मां के संघर्ष के बिना मेरी उत्तराखंडियत की यात्रा अधूरी है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे अकेले घर की नहीं बल्कि उत्तराखंड के अधिकांश लोगों की कहानी है। उत्तराखंडियत को लेकर जब मैं अपने भावों को अभिव्यक्ति दे रहा था तो मुझे अपने माँ के संघर्ष की याद आई, क्योंकि माँ के उस संघर्ष के बिना मेरी उत्तराखंडियत की यात्रा अधूरी है। और मैं समझता हूँ ये अकेले मेरे घर की कहानी नहीं है, मेरे जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड के अधिकांश लोगों के घर घर की कहानी है। हर किसी की माँ ने कभी न कभी अपने संघर्ष से परिवार को संवारा है, संभाला है। तो वहीं उत्तराखंड के बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों ने राज्य की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सीमा में बाड़ाहोती क्षेत्र के पास बनी अवस्थापना और एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसकी जानकारी न होने का दावा किया है। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आगे कोई ऐसी जानकारी आएगी तो उसके बारे में बात की जाएगी।
तो वहीं अपर मुख्य सचिव गृह आनंद बर्धन ने भी कहा कि बाड़ाहोती में घुसपैठ की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई, जबकि चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने भी मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 4 धाम यात्रा पूरी तरह चौपट हो चुकी है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेशवासियों को एक उम्मीद जगी थी, लेकिन धामी सरकार की लचर व्यवस्थाओं के कारण यात्रा पर पूरी तरह पानी फिर गया। धाम यात्रा आज सरकार के कुप्रबंधन का शिकार हो चुकी है। केवल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा पटरी से उतर चुकी है। श्रद्धालुओं को भारी समस्या आ रही है, श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगी है। जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ 4 धाम यात्रा से लोगों को उम्मीद थी कि हमारा कारोबार चलेगा, आज वो लोग निराश और हताश हैं। सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है। सरकार को तुरंत ही व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आज उत्तराखंड से बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं, जो इस सरकार की असफलता का जीता जागता प्रमाण है। आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तराखंड में चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के बाद अब शेर सिंह राणा की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी रथ यात्रा के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवती राणा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए रवाना किया। इस दौरान चंबल की कुख्यात दिवंगत फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी के साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना की अध्यक्षता में एक शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में कुल 230 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश शिकायतें विद्युत, पेयजल, सड़क, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित थी। इस अवसर पर कलेक्टर वंदना सिंह ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शिविर में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें रहीं, जिसमें बिल ज्यादा आने, क्षतिग्रस्त पोल और विद्युत तारों के संबंध में रही। तो वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में 60 लाख की लागत से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का कलेक्टर रंजना राजगुरु और विधायक सौरभ बहुगुणा ने शुभारंभ किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कोरोना महामारी के समय पूरे शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर त्राही त्राही मची हुई थी, जिसे देखते हुए डाबर इंडिया के सहयोग से सितारगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और साथ ही कंपनी द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन यूनिट द्वारा 100 बेड को भी कवर किया जा सकेगा, जिससे इलाके के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। सितारगंज में 250 एलपी का ऑक्सीजन प्लांट आज यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। तो सबसे पहले मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार ही कहने पर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन प्लांट करके तैयार हो गया। अभी हाल फिलहाल तो 36 बेड पे पूरी पाइपलाइन बिछ गई है और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो रही है। और फ्यूचर में या नॉर्मल डेज की अगर हम बात करें तो ये 80 से 100 बेड पे भी सप्लाई से हो सकती है। और आगे जो बालाजी ग्रुप द्वारा जो कार्य किया जाएगा तो उसमें आगे भी हम लोग उसका विस्तारीकरण करेंगे और अधिक बेड को हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन उसमें डालना है। तो ये पूरी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।